वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है गुलबदन बेगम। यानी कि बच्चों, आप इस चैप्टर में गुलबदन बेगम से मुतालिक मालूमात को समझोगे। गुलबदन बेगम कौन थी? अगर दो लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये कौन थी? बाबर की बेटी थी। और बाबर कौन थे? सभी जानते हैं कि मुग़ल सल्तनत के बानी थे। तो जब आप चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, सबक का खुलासा भी लिखने के लिए आएगा, वो भी पढ़कर सुनाऊंगी। मगर पहले हम चैप्टर की रीडिंग को ध्यान से समझेंगे। तो चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दी गई है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान की तहज़ीब को तरक्की देने में, तहज़ीब यानी कि हिंदुस्तान के कल्चर को तरक्की देने में मुग़ल शहज़ादियों और बेगमात का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनमें बाबर की बेटी, जिनका नाम गुलबदन है, उनका नाम भी नुमाया है हिंदुस्तान की तहज़ीब को तरक्की देने में। गुलबदन की माँ का नाम माहिम था और इनके पापा कौन थे? बाबर थे। ये गुलबदन को बहुत चाहती थी और उसकी तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो देती थी इनकी माँ। गुलबदन बेगम बहुत खूबसूरत, खुश मिजाज, मोहब्बत करने वाली, ज़हीन और पढ़ने लिखने की शौकीन थी। कैसी थी गुलबदन बेगम? बहुत खूबसूरत थी, खुश मिजाज थी, मोहब्बत करने वाली थी, ज़हीन और पढ़ने लिखने की शौकीन थी। गुलबदन बेगम अपने भाई बहनों की गरीदा थी, मगर हिम्मत यानी कि अपने सभी भाई बहनों से प्यार करती थी, मगर हुमायूं को ख़ास तौर पर प्यार करती थी, ख़ास तौर पर चाहती थी अपने भाई हुमायूं को। जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी मुग़ल ख़ानदान के एक शख्स से हुई, ख्वाजा खिज़र से हुई। ख्वाजा खिज़र ने गुलबदन की बहुत कदर की और गुलबदन बेगम ने भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की सब जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाया था। गुलबदन बेगम ने 3 मुग़ल बादशाहों यानी बाबर, हुमायूं और अकबर का ज़माना देखा था। याद रखोगे कि गुलबदन बेगम ने 3 बादशाहों का दौर देखा था। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं और फिर अकबर। बाबर और हुमायूं तो गुलबदन को चाहते ही थे। इनके बाद अकबर ने भी अपनी फूफी का बहुत ख्याल रखा। याद रखोगे कि अकबर की कौन थी? ये अकबर बादशाह की फुप्पो थी, फूफी थी। और हुमायूं इनके कौन थे? भाई थे। और बाबर इनके पिताजी थे, यानी कि वालिद साहब थे। जब अकबर अपने बेटे सलीम से नाराज़ हो जाता था तो गुलबदन दरबार में जाकर उसकी सिफारिश करती थी। अकबर उनकी सिफारिश पर बेटे को माफ़ कर देता था, उनकी बात मान लेता था। आखिरी उम्र में गुलबदन ने अकबर से कहा कि वो मक्का मुअज़्ज़मा जाना चाहती हैं। अकबर को ये फ़िक्र हुई कि इस उम्र में वो इतनी दूर का सफ़र कैसे करेंगी, मगर उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने ऐसा ख़ास बंदोबस्त कराया कि उन्हें रास्ते में ज़्यादा तकलीफ़ ना हुई। गुलबदन बेगम हज को गई और वहाँ से 3.5 साल बाद वापस लौटी। अकबर ने फिर उनसे फरमाइश की हज पर से लौटने के बाद कि हुमायूं के ज़माने के जो हालात थे वो उनको लिखें एक किताब में। इस तरह उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। ये किताब फ़ारसी ज़बान में है। इसमें तुर्की ज़बान के लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी किया गया है। इस किताब का कलमी जो नुस्खा है लंदन के म्यूज़ियम में महफूज है। असली किताब जिस पर शाहजहाँ के दस्तखत भी हैं। ये मुग़लिया ख़ानदान और ख़ास तौर से हुमायूं के ज़माने के हालात पर एक अहम किताब है। याद रखोगे कि ये जो किताब है मुग़लिया ख़ानदान के बारे में और ख़ास तौर पर हुमायूं के ज़माने में जो हालात थे उसके ऊपर है। इसमें गुलबदन बेगम ने बाबर की तज़क बाबरी से भी मदद ली है। इन्होंने इस किताब में उस ज़माने के सियासी, समाजी
اور اپنے خاندانی حالت کا بہت سادہ اور دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے، بالکل سچائی کے ساتھ، اور اس کتاب کو آج تک بچوں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ ایک انگریز خاتون جن کا نام این ایس بیورج ہے، انہوں نے ہمایوں ناموں کا ترجمہ فارسی سے انگریزی میں کیا ہے۔ وہ اس کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ہمایوں نامے میں جو واقعات لکھے گئے ہیں ان کی صداقت یعنی کہ ان کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گلبدن بیگم نے مغل بادشاہوں کے خاندانی حالات، ان کے رہن سہن کو جتنی دلچسپی کے ساتھ لکھا ہے وہ کسی مورخ کے یعنی کہ کسی اور کے بس کے لکھنے کا کام نہیں تھا۔ گلبدن بیگم نے طویل یعنی کہ لمبی عمر پائی تھی۔ 80 سال کی عمر میں آگرہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اب بچوں اس چیپٹر کے الفاظ معنی ہیں، ایگزام میں ضرور آتے ہیں الفاظ معنی، تو دھیان سے سنیں گے۔ گرویدہ یعنی کہ چاہنے والا، قلمی نسخہ یعنی کہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب، مورخ یعنی کہ تاریخ لکھنے والے، بندوبست کہتے ہیں انتظام کو، تربیت دینا یعنی کہ سکھانا، طویل کہتے ہیں لمبی کو، صداقت کہتے ہیں سچائی کو۔ اب بچوں اس سبق کا خلاصہ میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ ایگزام میں کیسے لکھنا ہے۔ گلبدن مغل سلطنت کے بانی بابر کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں کا نام ماہم تھا۔ ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان دیا تھا۔ گلبدن بیگم بہت خوبصورت، خوش مزاج، ذہین اور پڑھنے لکھنے کی شوقین تھی۔ یہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر ہمایوں کو خاص طور پر اپنے بھائی ہمایوں کو خاص طور پر چاہتی تھی۔ ان کی شادی مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص خواجہ خضر سے ہوئی۔ بابر اور ہمایوں کے علاوہ اکبر بھی اپنی پھوپھی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہ گلبدن بیگم کی اکبر کبھی کسی بات کو نہیں ٹالتے تھے۔ آخری عمر میں گلبدن بیگم نے مکہ معظمہ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اکبر نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا۔ گلبدن 3.5 سال بعد واپس لوٹی۔ گلبدن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب اکبر اپنے بیٹے سلیم سے ناراض ہو جاتے تو گلبدن بیگم دربار میں جا کر ان کی سفارش کرتی اور اکبر فوراً ان کی بات مان کر سلیم کو معاف کر دیتا۔ اکبر نے گلبدن سے سفارش کی کہ ہمایوں کے زمانے کے حالات لکھیں، تو گلبدن نے اکبر کی بات نہیں ٹالی اور ہمایوں نامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، فارسی زبان میں لکھی۔ اس کتاب کا جو قلمی نسخہ ہے، ہاتھ سے جو لکھی ہوئی جو اصلی کتاب ہے، لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ گلبدن بیگم نے 3 مغل بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، اس لیے اس کتاب میں انہوں نے ہمایوں کے زمانے کے سیاسی، سماجی اور اپنے خاندانی حالات بہت سادہ اور دلکش انداز میں بیان کیے ہیں۔ گلبدن بیگم نے چونکہ مغل بادشاہوں کے خاندانی حالات اور ان کے رہن سہن کو جتنی دلچسپی سے لکھا ہے، یہ کوئی اور دوسرا تاریخداں یعنی کہ مورخ نہیں لکھ سکتا، کیونکہ یہ خود اس خاندان کی بیٹی تھی، تو ان سے بہتر اور کون لکھ سکے گا۔ گلبدن نے لمبی عمر پائی تھی اور 80 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بچوں پورا ہی سبق کا جو خلاصہ ہے میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کی اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، مینول شارپنر، نیڈیبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، خاص طرح کی گفٹ آئٹم، سبھی چیزوں کا لنک بچوں ڈسکرپشن میں ہے۔ 0% کمیشن پر ہے، یہاں پر آپ کو کچھ بھی کمیشن نہیں دینی پڑے گی، جیسے کہ بازار میں جا کر مہنگی دکانوں میں آپ چیزیں خریدتے ہیں اور وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، تو یہاں پر سبھی چیزیں بہت مناسب اور کفایتی داموں کے اندر ہیں، آپ گھر بیٹھے 100% فلفل طریقے سے منگوا سکتے ہو۔ تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کرنا۔ سوال نمبر 1 ہے، گلبدن بیگم کس کی بیٹی تھیں؟ تو گلبدن بیگم بابر کی بیٹی تھیں۔ گلبدن بیگم کس کی بیوی تھیں؟ تو یہ خواجہ خضر کی بیوی تھی۔
गुलबदन बेगम की किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम हुमायूं नामा था। गुलबदन बेगम ने किन बादशाहों का ज़माना देखा था? तो इन्होंने 3 मुग़ल बादशाहों का ज़माना देखा था। हुमायूं नामा में किस ज़माने का ज़िक्र है? तो हुमायूं नामा में हुमायूं के ज़माने का ज़िक्र किया गया है। अब बच्चों इस चैप्टर के एडिशनल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी एक बार ध्यान से सुन लो। सवाल नंबर 1, गुलबदन के भाई का नाम क्या था? तो हुमायूं इनके भाई थे। अकबर का बेटा कौन था? अकबर का बेटा सलीम था। आखिरी उम्र में गुलबदन की क्या ख्वाहिश थी? तो आखिरी उम्र में गुलबदन की ख्वाहिश मक्का मौसिमा जाने की थी। ग्रामर से रिलेटेड सवाल है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनानी है। तो तालीम की जमा तालीमात, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात, तकलीफ़ की जमा तकालीफ, मौरख की जमा मौरखीन, खातून की जमा ख़वातीन, अल्फाज की जमा लफ्ज़, वाक़ियात की जमा वाक़िया अल्फाज का वाहिद लफ्ज़, वाक़ियात का वाहिद वाक़िया और हालात का वाहिद हालात। खाली जगह है, ऑलरेडी फिल है, पढ़कर सुना देती हूँ बस। गुलबदन बेगम ने अकबर से कहा वो मक्का मौसिमा जाना चाहती हैं। ख्वाजा खिज़र ने गुलबदन की बहुत फ़िक्र की। हुमायूं नामा फ़ारसी ज़बान में है। गुलबदन बेगम ने बाबर की तंज़्के बाबरी से भी मदद ली। N.S. बियोर्ज हुमायूं नामा का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में किया। N.S. बियोर्ज ने। बच्चों इस चैप्टर का अमली काम है, अपने उस्ताद से हुमायूं नामा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कीजिए और अपनी डायरी में लिखना है। तो सबसे पहले किताब हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। ये किताब फ़ारसी ज़बान में है, लेकिन इसमें तुर्की ज़बान के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में हुमायूं के ज़माने के सियासी, समाजी और मुग़लिया ख़ानदान के हालात बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किए गए हैं। हुमायूं नामा में हुमायूं के ज़माने के हालात का ज़िक्र किया गया है। इस किताब में जिन वाक़ियात का ज़िक्र किया गया है उनकी सदाकत यानी कि सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता।